आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। पाकिस्तान की सियासत एक नए मोड़ पे आ चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के बड़े और आम फैसले अदालतों से हो रहे हैं और अदालती फैसलों से आगे की सियासत मशरूत हो चुकी है। तोशा खाना की बात करें, रिजर्व सीट्स के मामले की बात करें या इद्दत में निकाह वाले मामले की बात करें, तो सारे के सारे मामलात इस वक्त अदालतों में जेर इल्तिवा हैं। और ये जो सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल डिफ्यूज होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान की आला अदलिया के दौरान कि आला अदलिया के सामने रिजर्व सीट्स का एक अहम मामला मौजूद है। इस मामले में अब तक जो पेशरफ्त हुई आज आपके सामने रखेंगे और जरा जानेंगे कि आगे चल के इसमें क्या मजीद होने के इम्कानात हैं। फिलहाल ये समाअत मुलतवी कर दी गई है, लेकिन समाअत के मुलतवी होने से पहले इसमें बहुत से अहम नुकात और पहलुआत सामने आए। इलेक्शन कमीशन का किरदार इसमें काफी ज्यादा उसके ऊपर बात की गई और अतर मिल्ला साहब का एक इख्तिलाफी नोट भी सामने आया। सवाल से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं कानूनदान जनाब नासिर अजीम साहब। सर जानेंगे कि आखिर ये केस अब किस रुख पे बढ़ता नजर आ रहा है। नासिर अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब, ये जो पहले तो रिजर्व सीट्स की बात कर लेते हैं, ये मामला कहां तक पहुंचा है, उसमें क्या अभी तक की पेशरफ्त हो चुकी है? मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, और जो लोग भी बाद में या पहले आप ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी सलाम। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप रिजर्व सीट्स की बात करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला जो कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थ्रू भी एक क्लेम किया था कि हमें रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए और रिजर्व सीट्स मिलेंगी, उनकी बेसिकली कानूनी एतबार से टेक्निकलिटीज पे गलतियां थी और ये मुमकिनात में नहीं था, मुमकिन नहीं था कि वो थ्रू सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद सुन्नी कौंसिल के वो सीट्स रिजर्व सीट्स हासिल कर सके। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद तो आजाद हैसियत के तौर पर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ी मुख्तलिफ निशानात के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात तो इस वक्त थी ही नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं थी और सस्पेंशन थी खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाके जब शामिल हुए सारे, तो ये दावा करने लग गए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिजर्व सीट्स मिलेंगी, जबकि कानूनी एतबार से तरीकाकार ये होता है कि आपने पोलिटिकल पार्टीज के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लिस्ट प्रोवाइड करती है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को और बिफोर टाइम प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल 100 लोगों की लिस्ट देगी तो उसके बाद ऑप्शन होती है कि आप 50, अगर आपकी तादाद बढ़ जाती है तो आप 50 लोगों को और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि आपकी तादाद अब ज्यादा हम देने जा रहे हैं तो आप मजीद लोगों की लिस्ट प्रोवाइड कर दें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो उम्मीद भी नहीं थी कि एक सीट निकलेगी। हामिद रजा ने भी, आपको पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छतरी के नीचे इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, तो वो उन्होंने सीट निकाली और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीट मिल नहीं सकती थी, रिजर्व सीट्स खासतौर पे। तो अभी मामला सब जुडिस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। एक पहलू इसका ये कि जो भी चले एक मामला है तो ये कि क्या ये सीट्स तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिले या ना मिले। दूसरी जानब अदालत में एक बात ये भी डिस्कस हुई कि क्या ये रिजर्व सीट्स का ताल्लुक या इनको किसी भी तौर पे नून लीग या दीगर सियासी जमातों को जो इत्तेहादी जमातें हुकूमत की उनको दिया जा सकता था, क्योंकि अगर बात ये कही जाए कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो मेरे ख्याल से एक्सेस सीट्स तो उनके पास भी नहीं जा सकती थी। देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीट एलोकेट नहीं होंगी, अलॉट नहीं होंगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि जितनी जमातें पार्लियामेंट में बच जाती हैं ये सीट्स उनमें डिवाइड हो जाएंगी, क्योंकि पार्लियामेंट में जमातों की अक्सरियत जिनमें होगी, खासतौर पर जमातों के दरमियान ये तकसीम होगी और कानूनी एतबार से जमातों के दरमियान ही तकसीम हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सस्पेंशन थी, पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला मौजूद नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म नहीं था। ये भी क्लियर हुआ कि पार्टी सस्पेंड नहीं थी, बट वो बल्ले का निशान लिया गया जो अब तक समाअत में सामने आया। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। तो फिर इस हवाले से तो इस पे मेरे ख्याल से अतर मिल्ला साहब का एक इख्तिलाफी नोट भी सामने आ चुका है, वो भी मेरे ख्याल से एक आगे चल के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में साबित होगा। देखें, अगर आप क्लियर जजमेंट मुझे कोट करें तो मैं आपको इस पे गाइड या असिस्ट कर सकता हूं, लेकिन आप इख्तिलाफी नोट की बात करते हैं तो नोट भी आया करते हैं, इख्तिलाफी नोट भी आते हैं, तो जो अक्सरियत का फैसला होता है फैसला वही माना जाता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं रिजर्व सीट्स की, तो अगर मुझे ऐसा लगता है मामला सब जुडिस है और ऑनरेबल फोरम ही इसको डिसाइड करेगा, लेकिन मेरे कानूनी बात से देखा जाए तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सीट्स नहीं मिलती तो ये सीट्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डिवाइड हो जाएंगी जो कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और आप कह रहे हैं कि इस वक्त ये सीट्स तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलना तकरीबन कानूनी तौर पर मुश्किल नजर आता है। मुमकिन नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला करते क्या रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को टीवी चैनल्स पे आना था और मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ आपके स्क्रीन के जरिए टीवी चैनल पर आने के लिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत नहीं होती, जबकि आपको अपना, मैं समझता हूँ कि
अपने एक नाम से आपको आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला करते क्या रहे, ज्यादती करते रहे पार्टी के साथ। एक वारंट गिरफ्तारी को मनसूख करवाना होता था तो वो सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्रोच करने के बजाय ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करते थे ताकि वो टीवी चैनल्स पर आ सकें। और हुआ क्या, उसका खमियाजा इमरान खान साहब को भुगतना पड़ा, इमरान खान के मुख्तलिफ कायदीन को भुगतना पड़ा, इमरान खान के मुख्तलिफ कारकुनान को भुगतना पड़ा। वकला तो चैनल्स पर आ गए, लेकिन आप कह सकते हैं कि पाबंद सलासल खान और खान के जितने भी टाइगर्स थे वो हुए। अच्छा नासिर, अगर एक मफरूजे के तौर पे, क्योंकि अभी तो मैटर सब्जेक्टिव है, सपोजिटली अगर एक जैसे तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि उन्हें सीट्स मिल जाएंगी, रिजर्व सीट्स उनको मिल जाती हैं, तो क्या इस रिजर्व सीट्स तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी? रिजर्व सीट्स मिलेंगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, क्योंकि इस टाइम सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार, हमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम पे जो लोग जीते थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट्स मिलेंगी। और हुकूमत या अपोजिशन जो है ना, अगर बनती है, अपोजिशन जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं आपको एक अर्ज करना चाहूंगा, आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एक बार पार्टी बैन की गई थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से ऑलरेडी पार्टी रजिस्टर्ड करवा के रखी गई थी। इसे कहते हैं पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ कि कानूनी एतबार से जीरक तौर पर नजर रखना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आज भी फुकदान है कानूनी एतबार से कि वो इन चीजों को टैकल कर सके। सिर्फ और सिर्फ कैमरे को कैच करना, कैमरे पर नासिर एक चीज और गाइड कीजिएगा, मैं जरा चाह रहा हूं इसके ऊपर कानूनी आपकी राय भी ली जा सके कि ये जो मैटर है जो कि अब ऑलरेडी सब्जुडिस भी है, लेकिन कल को इसके ऊपर अगर फैसला होता है तो इसमें इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं, क्योंकि अगर अब तक जो प्रोसीडिंग्स को देखा जाए और जो गुफ्तगू हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक पहलू निकल के सामने आ रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन ने उस तरीके से काम नहीं किया, या जो पार्टी जो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो आजाद उम्मीदवार थे दरअसल उनकी मेंबरशिप में तहरीक इंसाफ का फॉर्म लगा हुआ था। तो ये जो कानूनी इशू है उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए बात सुने, आप इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशन तो तब लगाए ना कि जब मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई काजी, कोई जज अगर अपने सामने कोई मर्डर होता भी देख ले, तो जब तक उनकी अदालत में उनके फोरम पे कोई शाती ना आए तो वो सजा नहीं दे सकते। आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन खुद आ जाए और कहे कि जी जनाब आप पिटीशन फाइल करें और हमारे पास पहुंच जाए। मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, आपको याद होगा कि अकबर एस बाबर जो कि बानी मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी कहती है कि अकबर एस बाबर है कौन? अकबर एस बाबर वो है जो इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाया था, खान को अपनी गाड़ी पर लेकर घूमते रहे। मैं भी इस बात का गवाह हूं। बात ये करना चाहूंगा कि अकबर एस बाबर ने, आप याद करें कि चैलेंज किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला सोए हुए थे, वो चैलेंज करते नून लीग के इलेक्शंस को, वो चैलेंज करते जमात इस्लामी के इलेक्शंस को, वो चैलेंज करते मौलाना फजल रहमान की पार्टी के इलेक्शंस को। चैलेंज होता तो फोरम पे बात सामने आती, और जब फोरम पे बात सामने आती तो जरूर उनके इलेक्शन भी कलअदम हो सकते थे, दोबारा करवाने की ऑर्डर्स भी आ सकते थे। ये जो फॉर्म की आप बात करते हैं, फॉर्म की बात भी तो आप देखें ना, आपने पॉइंट आउट करना होता है। जब मुतलका फोरम पे पॉइंट आउट करने की बात होती है तब तो कोई होता नहीं। लेकिन एक चीज भी तो वाज़ेह हुई ना कि इलेक्शन कमीशन ये समझता रहा कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फैसला सिर्फ निशान तक महदूद था, बट पार्टी की मौतलीत के हवाले से इसमें कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। देखिए मेरी बात सुने, जब पार्टी सस्पेंड हो जाती है ना, और सस्पेंशन किस बुनियाद पर हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी सस्पेंड हुई थी या सिंबल सस्पेंड हुआ था? सवाल तो यही है ना जो सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर रही है इस वक्त। मैं सर क्लियर कर देता हूँ सारी बात को। पार्टी सस्पेंड किस तरह हुई थी? जब पार्टी सस्पेंशन हो जाती तो फिर सिंबल भी सस्पेंड हो जाता है। और पार्टी सस्पेंशन इस तरह हुई थी कि आपने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत और रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं करवा सकते थे। जब इस तरह की बात हो तो फिर इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को सस्पेंड किया। पार्टी सस्पेंड होगी तो आपका सिंबल भी चला गया। जब सिंबल चला गया तो आप आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमायत याफ्ता आजाद थे इमरान खान साहब के, उसके बाद आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रास्ता अपनाया। तो सारी कानूनी बात से हमने देखा कि कल बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हुई 190 बिलियन पाउंड केस में, और उसमें जो इस्तिगासा था उसकी जानिब से भी कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, बल्कि उन्होंने भी कहा कि शायद उन्हें मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं है। तो कल ये जो बेल हुई है इसको किस तरीके से देखा जा सकता है?
देखिए, जहाँ तक मनीष साहब आप बात कर रहे हैं बेल के हवाले से, तो बेल में और ट्रायल में बड़ा फर्क होता है। बेल एक एक्यूज का राइट होता है, प्री अरेस्ट बेल करवाई जाती है, आफ्टर अरेस्ट बेल करवाई जाती है, और जो ट्रायल होता है, ट्रायल पे तय होता है कि सजा देनी है या जजा देनी है। सही। और आप बेल को अगर इस तरह देखें, तमाम एंकर्स, तमाम चैनल्स, तमाम आपके व्यूअर्स तो ये सोचते हैं कि शायद बेल होगी तो बेगुनाह साबित होगी। ऐसी कोई बात नहीं, अभी ट्रायल चलेगा। बट अपेरेंटली अगर आज देखा जाए तो बुशरा बीबी के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ इद्दत और निकाह वाले केस के ऊपर एक मसला है, जिसके बाद अगर उसमें भी कुछ ऐसी कोई पेशरफ हो जाती है तो वो फ्री होंगी मेरे ख्याल से। देखें, जहां तक बात आप करते हैं कि अगर मगर ऐसा वैसा हो जाए, जब होगा तो फिर इस पे देखेंगे। अभी तो 8 जुलाई तक अपेरेंटली मुलतवी जो कर दिया। केसेस थे वो तो श्रिंक होते जा रहे हैं ना, ये तो फैक्ट है। देखिए, एक वक्त आएगा जैसे ट्रायल कंप्लीट होंगे और सारे फैसले सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर आप हम प्री मेच्योर असेस कर लें कि जी बुशरा बीवी भी जेल से बाहर आने वाली है, और करप्शन की एक स्कैंडल की आप बात करते हैं कि बाहर एक स्कैंडल के हवाले से उनकी बेल कंफर्म होगी। मुझे ये बताएं कि जितनी करप्शन होती रही फराग गोगी से लेकर पूरे पंजाब में, क्या करप्शन नहीं करवाएगी बुशरा बीबी की जानिब से? इमरान खान आज जो सजा भुगत रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस खातून की वजह से भुगत रहा है। खान तो शरीफ आदमी है और मैं समझता हूँ ईमानदार आदमी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अजीम साहब, आपने वक्त दिया और बताया कि इस वक्त जो कानूनी मामला हैं वो इस वक्त किस अंदाज से बढ़ रहे हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रिजर्व सीट्स का मामला है उसमें फिलहाल एक ब्रेक है और जल्द जब इसके ऊपर समाअत वापस से रिज्यूम होगी तो यकीनी तौर पर बहुत से अहम नुकात हैं जो सामने आएंगे। ये फैसला किस तरफ बढ़ेगा ये पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम है। लेकिन इस वक्त जरा बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की। इस वक्त पाकिस्तान की माली साल 2024-25 का बजट पास हो गया, लेकिन इस बजट के पास होते ही मुख्तलिफ ताजर तंजीमों ने, इंडस्ट्रीज ने इस बजट को असर नौ मुस्तरद कर दिया। इस बजट के हवाले से जो कुछ तब्दीलियां मुतवक्के थी हुकूमत की जानिब से वो भी नहीं की गई, बल्कि ये कहा जाए कि जो इंडस्ट्रीज की, चेंबर्स की और जो अपोजिशन की जो सिफारिशात थी हुकूमत ने उसको भी रद्द करते हुए इस बजट को पास कर दिया। इस बजट के बाद आम आदमी के लिए टैक्सेस का बोझ मजीद बढ़ेगा, मुश्किल हो जाएगी जिंदगी गुजारना, और जो पाकिस्तान एक आम आदमी के लिए जो मामला थे वो मजीद मुश्किल हो जाएंगे। माली तौर पे बजट कितना ज्यादा बेहतर है और क्या लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा होगा या नहीं। एक और बात जो सैलिड क्लास के हवाले से कही, जो खुद वजीर खजाना साहब ने इशारा भी दिया कि शायद आगे चल के इसमें कोई रद्द-बदल की जा सके, जो कि पाकिस्तान की तारीख में माजी में ऐसा कभी हुआ नहीं है। अली उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एक्सपर्ट, इनसे जानेंगे कि आखिर इस बजट के हवाले से क्या सूरत है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर अली साहब, ये बजट पास हो गया, आप और हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद कुछ नंबर्स हैं जिनमें चेंजेस की जाए, रद्द-बदल की जाए, लेकिन कोई बड़ी चेंजेस नहीं की गई और बजट पास करवा लिया गया। जी बिल्कुल, अगर देखें तो सबसे पहली बात तो ये एक इंडिसाइसिव हो जाते हैं हम यहाँ पे आके कि जब बजट पास हो गया तो अब इसके ऊपर तजिया करना या इसको मुस्तरद करना जो है वो अल्टीमेटली फिलहाल सूरत हाल के अंदर जो है काफी एक अनसर्टेन सी सिचुएशन क्रिएट करता है। मतलब जिस तरीके से कहते हैं ना कि इसके अंदर अगर गवर्नमेंट ने कोई इस्लाहात कर ली है और उसके ऊपर कोई फैसला साजी कर ली गई है तो उसके ऊपर कोई कमेंट पास करना और इस तरीके से कोई बात करना बेसूद लगता है बज़ाहिर तो, बट अल्टीमेटली जिस तरीके से कहा जा रहा है या इसको मेल्ट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर शायद इसको रिवर्ट कर दिया जाए, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी भी शिक को लेके या किसी भी एक मॉडल को लेके वो बजट के और उसके अंदर हम ये कहें कि बाकी आगे जाके इसको अमेंड कर दिया जाएगा, तो ये शायद ऐसा लग रहा है कि एक गम गुस्सा जो अवाम के अंदर है उसको मेल्ट डाउन करने के लिए एक टैक्टिक्स यूज की जा रही है। अल्टीमेटली बात ये करें बजट के ऊपर, अगर हम बात करते हैं तो बजट के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देखा जाए प्राइमरीली उसका कंसर्न जो है बजट का वो तो फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान की एक जंग है जो गवर्नमेंट को इस वक्त बेयर करनी पड़ रही थी IMF के साथ मिलकर ना।
सेकंड एस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं उसके अंदर के सैलरीड क्लास, जिसके ऊपर मैं बार बार आपसे कह रहा था, ठीक है बजट एक गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम भी होती है, और हर दफा जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बजटरी मेजर्स लिए हैं उसके अंदर अवामुन नास ने चाहे डायरेक्ट टैक्स की मद में चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की मद में भरपूर तरीके से अपना एक रोल प्ले किया है, और गवर्नमेंट ने उसमें टारगेट्स मीट भी किए हैं। सही। तो जहां पे ये तमाम सब चीजें होती हैं कि अवाम के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर आता है, बज़ाहिर अवाम उस तरीके से हर मतलब लास्ट हम 5 साल की बात कर लेते हैं, उसके हर दफा टारगेट्स मीट होते चले गए एफबीआर के। बट अल्टीमेटली क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे अनसर्टेन सिनेरियोस लास्ट 1 to 2 ईयर से हो रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि डॉलर की फ्लक्चुएशन के साथ ऑयल प्राइसेस, जिसके अंदर आईपीपीस को कोई ब्लेम करता है, कोई जो है पावर सेक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ब्लेम कर रहा होता है, उसकी वजह से ना चाहते हुए भी अवाम उन नास के ऊपर एक बर्डन आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का, जो कि एक बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है कि मतलब 200-300% से आपके जो है वो एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड जो यूटिलिटीज के ऊपर हो रहे हैं वो बढ़ गए। तो एक ये एक्सपेक्टेशन दी जा रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो ठीक है बजट में जो भी मेजर्स कर रही है टैक्स के, आवाम उसको फुलफिल कर रही है, बट एक सैलरीड क्लास, एक तबके तक के मतलब देख लेना कि आप 15 लाख तक के आमदनी जिनकी सालाना है उन तक के रिलीफ दिया जाता थोड़ा बहुत, और वहां से फिर आप एक मेजर्स लगाते और उसके बाद बजट में टैक्सेस का आप इम्प्लीमेंटेशन लगा देते। 15 लाख से नीचे वालों को भी आप टैक्स नेट में लाते, बट उनपे हैवी बर्डन नहीं लगाते। जिस तरीके से आप देखें 6 लाख से 12 लाख के स्लैब में 2.5% से 5% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, यानी डबल कर दिया गया अल्टीमेटली। अब एक शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर वो ऑलरेडी डिप्राइव्ड हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, देखिए ना, प्राइम कंसर्न तो आपका ऑयल प्राइसेस, वही आपका एक किंग मेकर बना हुआ है मार्केट के अंदर, जो कि आपके डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से आपके ऑयल प्राइसेस के बाद आपके आईपीपीओस का रहम करम हमारे पाकिस्तान पे, जिसपे के इलेक्ट्रिक में भी आई थिंक 10 रुपए की सिफारिशात मजीद दे दी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने की। अब इन चीजों के ऊपर भी सवाल यही है कि एक जानिब एक आम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले इंसान के ऊपर आप उसकी सोर्स ऑफ रेवेन्यूज को नहीं बढ़ा रहे, बल्कि उसी पे मजीद टैक्स कर रहे हैं, और साथ साथ आप अगर पिछले साल से आज कंपैरिजन करें तो बिजली गैस के जो निर्ख हैं उनमें कई गुना इजाफा हो चुका है, और आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा ही मुतवक्के है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर एक जानिब से टैक्स लगा रही हो तो दूसरी जानिब रिलीफ दे रही हो, वहां पे रिलीफ की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। देखिए बात यह है कि आपने एक बात की कि गवर्नमेंट उनके रेवेन्यू में इजाफा, देखिए इजाफा तो चले बात की बात है ना, इजाफा तो चले हमारे ऊपर होता है कि हम कितने प्रोडक्टिविटी कर रहे होते हैं या किस तरीके से हमको इकोनॉमिक सिनेरियोस फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में जाते हैं जो हम अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करते हैं। अल्टीमेटली बात यह है कि जो ये आईपीपीस का जो इम्पैक्ट है, यानी आपके जो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो हम डॉलर में पेमेंट करते हैं उनके फर्नेस ऑयल की, वो जो एक साइक्लिकल इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, जिसको हम कहते हैं कि विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जिसको हम एक लफ्ज यूज कर रहा हूं मैं आपको, इकोनॉमिक ऑफ पाकिस्तान में आप पढ़ेंगे विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कि वो एक सर्कल बनना शुरू हो जाता है। पहले तो वो सर्कुलर डेट की मद में गवर्नमेंट को प्रॉब्लमेटिक कर रहा था, अब जो है वो एक आम आदमी के ऊपर भी उसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। तो ठीक है, वो पहले के अगर रेवेन्यू मेरा नहीं भी बढ़ रहा तो कोई मसला नहीं है, अगर ये इन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, खासतौर यूटिलिटीज की, ऑयल प्राइसेस की, डॉलर को मेंटेन रखने की, तो ये इन तमाम तर चीजों के अंदर एक साइकिलिकल इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, और जो कि बहुत एक अनसर्टेन, एक गैर यकीनी सूरत हाल क्रिएट कर रहा है। और फिर ये अगर इसके अंदर अगर ये कहा जाता है कि अवाम इस पर टैक्स पे करे ना करे, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप ये कह लें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर हम डिप्राइव्ड हो रहे हैं कि हमारे राइट्स क्या है सर। फिर अगर इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जो कि अवामुन नास के अगेंस्ट है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 8 से 28 एक्ट आपको आपके राइट्स के ऊपर बात करने की नहीं देता? बट अल्टीमेटली हमारे को उस राइट्स के ऊपर जाने से पहले हम सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ पे तो जाएं, अपने सर्वाइव पे तो जाएं कि हम पहले 3 वक्त खाना खा रहे थे, 2 वक्त खाएंगे, 1 वक्त खाएंगे, क्या करें? मतलब आप मुझे बताएं, इस वक्त इंडस्ट्रीज का एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपकी इकोनॉमी में एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपका एसएमई सेक्टर तो ऑलरेडी हमने साल से डेवलप किया नहीं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो आपकी जो थोड़ी मोट जो डेवलपमेंट थी, वो डेवलपमेंट भी अब एट स्टेक आ चुकी है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल हालात में फंस गई, क्योंकि उनके लिए मनी सर्कुलेशन एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। देखिए एग्जैक्टली बात वही आ रही है ना कि आपके मुल्क इंडस्ट्रीज जो होती है वो 100% इक्विटी फाइनेंस में नहीं होती। सही, आप स्टॉक मार्केट की लिस्टेड उठा के देख लीजिएगा, उनको कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर से अपने आप को फाइनेंस करवाना पड़ता है। एक जानिब हमने उनको भी बाउंड किया हुआ है, हैंडीकैप किया हुआ है 22 to 25% इंटरेस्ट रेट के ऊपर,
अब कोई रेवेन्यू ग्रोथ आपकी है नहीं मुल्क के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटीज प्राइसेस के ऊपर ऑलरेडी वो 10% से 20% के करीब उनके रेवेन्यू ग्रोथ इफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद अगर वो हो रहा है तो बैंकिंग सेक्टर के पास जाते हैं। अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर जो है जब उनसे डिमांड करता है अपनी लोन रिकवरी की, तो वो पेएबल की फॉर्म में नहीं आते। बैंक को भी अपना रेवेन्यू चलाना है, वो आगे जाके किस तरीके से जो है वो उनको फाइनेंस करेगी जब उनके पास रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये जो मैंने लफ्ज यूज किया इसको आप कोट कीजिएगा, विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इस तरीके से एक दलदल बनता चला जाता है और आप एक अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं। मैंने वही आपसे बात की कि आज से 3-4 साल पहले ठीक है प्रॉब्लमेटिक्स थी, बट अल्टीमेटली वो एक साइकिलिकल इंपैक्ट हम देखते थे सर्कुलर डेट की फॉर्म में। अब वो सर्कुलर डेट के बाद पहले हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आता हुआ दिखाई दिया। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के एग्जैक्टली बाद सवाल भी यही है कि अगर ये सूरत ऐसे ही चलेगी तो हम देख रहे हैं इकोनॉमी का स्लो डाउन नजर आ रहा है। आप जिस सेक्टर की तरफ बात करें तो वहां पे कंज्यूमर और जो परचेजर है वो दोनों का एक गैप बढ़ता नजर आ रहा है। इकोनॉमी स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, तो क्या ये जो स्लो डाउन है ये ऐसे ही रहता है तो हम अपना जीडीपी टारगेट कैसे अचीव करेंगे? फिर कौन सा ऐसा सेक्टर है जो हमें लगेगा कि वाइबल है, जो जीडीपी के लिए जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 3.5-4% की हमारी ग्रोथ हो, तो वो कैसे ग्रोथ निकल के सामने आएगी? सबसे पहले तो मेरे को उन थिंक टैंक से बता दें कि 3.5% की ग्रोथ जो है वो आपके लिए क्या मायने रखती है। यहाँ पे आपके नेबरिंग कंट्रीज जो है वो 6 से 8% ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं, और कोविड के बाद निकलने के बाद इंटरनेशनल इकोनॉमी से तो 12% ग्रोथ की है जी। तो आप अगर 5% भी ग्रोथ मीट कर लेते हैं रीजनल बेसिस के ऊपर, तो ये एक सम थ्रेशहोल्ड्स हैं। आप उससे नीचे भी ग्रोथ के अंदर बात करते हैं तो आप कहते हैं नफा है, बट अल्टीमेटली नफा में तो नुकसान ही हो रहा है ना। आपका 3% ग्रोथ के ऊपर आपकी सर्वाइवल है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं मुनीर साहब आपकी आमदनी में 10% इंक्रीज कर देता हूं, बट अल्टीमेटली यूटिलिटीज के एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ जाते हैं 15% से, तो नेट अगर आप देखते हैं तो 5% लॉस में आप जा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर 3% के ऊपर मैं बहुत गलत बात कर रहा हूं एक सवाल ये है ना कि अगर गवर्नमेंट एक बड़ा नॉमिनल सा एक स्टैंडर्ड सा एक जीडीपी टारगेट रखती है, उस हदफ को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कोई ऐसा नया एवेन्यू तलाश नहीं कर सकी जहां से वो टैक्स कलेक्ट कर सके या इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कर सके। यहां तो इंडस्ट्री की कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो वहां से गवर्नमेंट कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो 5 या 6% को टारगेट करेगी? अभी तो यहीं पे हालत खराब है। सिंपल वर्ड में एक इंटरप्रिटेशन दे दूं, आप जरा गौर से समझिएगा, ठीक है? ये अवामुन नास को भी समझाइए कि आईएमएफ ड्रिवन बजट है, पहला पॉइंट जो कहा जा रहा है। सर आईएमएफ ड्रिवन बजट है, तो ये जो एमएनएस और एमपीएस के जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो क्यों है? अगर ये तो इसके ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल है कि अगर एक आम आदमी सरवाइव कर रहा है मुश्किलात में, तो ये एमएनएस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए ये तो फिर आप किसी मिनिस्टर से बुला के पूछें, क्योंकि मैं तो आपसे इस बजट की एक सिंपल 3 से 4 लाइन में इंटरप्रिटेशन देना चाह रहा हूँ आपको। जी। तो उसको समझिएगा कि देखिए हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, राइट जी। जब भी आपके मुल्क के अंदर एक साजगार माहौल होता है, लोग प्रॉपर तरीके से नॉलेजेबल होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को फोकस दिया जाता है इंटरेस्ट रेट को कम करके। ठीक है। आईएमएफ को ये फील होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, जो है पैसा जो है एवेपोरेट होता है, तो वो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। बढ़ाने का मकसद ये होता है कि लोग पैसा इन्वेस्ट करने से बजाय ज्यादा सेव करें, पहला पॉइंट। अब जब इसका मतलब कि आपके जो थिंक टैंक हैं आप उससे इंटरेस्ट रेट कम करने की तो बात कर रहे हैं, मगर आप ये उनको नहीं इंडोर्स कर रहे कि आप सेविंग्स पे लेके जाके हमारी इकोनॉमी को नाअहल क्यों दिखाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। सही। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू कोई बात नहीं कर रहा। कनेक्टिंग टू दिस पॉइंट मुझे बताएं कि डू यू थिंक कि अगर सूरत हाल ऐसी रहती है और अब जब बजट के नंबर्स है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है शायद महंगाई में भी कुछ हद तक इजाफा ही होगा, आपको लगता है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड थी कि मॉनेटरी पॉलिसी के नंबर्स को रिवाइज किया जाए, कट डाउन किया जाए, वो होता नजर आ रहा है आने वाले दिनों में आपको? देखिए मुझे पर्सनली तौर पे ये लग रहा है कि इस वक्त जो 1% के करीब इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड मेरे अंदाजे से इनको नीचे लाना चाहिए, ठीक है? अल्टीमेटली अगर इसको नीचे नहीं लाने में कामयाब होंगे तो वो जो एक इंटरनेशनल तासुर है, कुछ चीजें इन्होंने आईएमएफ के अगेंस्ट जाके कोशिश की है, जैसे पीएलडी पेट्रोलियम लेवी जो लेवी लगती है पेट्रोलियम पे, डेवलपमेंट लेवी पे, तो उसके ऊपर इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत एक आर्ग्यूमेंट करके उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, बट किए हैं अल्टीमेटली। तो इनको लाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि जब तक के ये मिनिस्टर्स बैठे हुए हो, चाहे आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, व्हाट्सएवर प्लानिंग कमीशन हो, आप जब तक के इसके अंदर इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटीज को ला के आप इस बारे में काम नहीं करेंगे कि हम वाकई में ग्रोथ सेक्टर पे हैं, हमें सेविंग्स के ऊपर क्यों इंड्यूस किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आप इस सेविंग पॉलिसी रेट को कम करें,
और हमारे मुल्क के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट्स को फरोग दें। ठीक ना हो सिर्फ ये आप आगे चले, मैं आपसे आखिरी बात बताता हूँ, आप सीवीयू की पूरी पट्टी देखिए, 10-20 किलोमीटर की कराची तक के आप जा रहे हैं, कराची की बात कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है। इतना बड़ा सेक्टर पूरा ओपन पड़ा हुआ है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं, समंदर के किनारे इतने बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर रेवेन्यू होता है उनका मंथली। आप तो इन चीजों पे कोई काम नहीं कर रहे, आप तो आईएमएफ के ऊपर बैठ के जो है वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बजट डिफाइन कर लेते हैं। आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के ऊपर बात करें ना, तो पब्लिक प्राइवेट privatization- पार्टनरशिप के ऊपर बात होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात होनी चाहिए। अली, मैं प्रोग्राम का वक्त महदूद है, इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में सवाल से मजीद गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।